गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 साइंस। आज हम लोग लेसन 6 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इट वाज द कंबंशन एंड फ्लेम। कंबंशन और फ्लेम में हमने फ्लेम के बारे में डिस्कस किया था। व्हाट इज़ फ्लेम? फ्लेम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का होता है। कलर्स का क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे कंबंशन जो है वो अलग अलग जोन के अकॉर्डिंगली होता है। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, जोन ऑफ अ कैंडल फ्लेम। हमने एक कैंडल फ्लेम की जोन के बारे में डिस्कस किया है यहाँ पे। तो कैंडल की 3 जोन हमें दिखाई दे रहे हैं। द इनर मोस्ट जोन, इट इज़ ब्लैक इन कलर एंड इट हैव वेरी लेस हीट। द मिडिल जोन, it is yellow in color and it have moderate heat. The outermost zone, it is blue in color and it is the highest heat containing zone या hottest zone। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंबंशन है वो कंप्लीट कंबंशन सबसे आउटर मोस्ट जोन में होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई सबसे ज़्यादा होती है। मिडिल जोन में ऑक्सीजन या एयर की सप्लाई मॉडरेट होती है, इस वजह से ये येलो कलर में और इनकम्प्लीट कंबंशन होता है। और इनर मोस्ट जोन में कंबंशन हो ही नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाती। सो दैट यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबंशन है या इनिशियल कंबंशन ही होता है। ये ब्लैक इन कलर में हमें दिखाई देता है। इस तरह से हमने 3 कलर देखे थे, इनर जोन, मिडिल जोन, आउटर जोन में ब्लैक कलर, येलो कलर और ब्लू कलर। ठीक है, और हमने कल डिस्कस किया था फ्यूल्स के बारे में। सबस्टेंस फ्यूल्स क्या होता है? सबस्टेंस दैट लाइक वुड, चारकोल, कोल, पेट्रोल, केरोसिन्स आर यूज टू प्रोवाइड हीट एनर्जी फॉर वेरियस डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। हम उसे फ्यूल कहते हैं। दीज आर कॉल्ड एज ए फ्यूल। ईंधन, जिससे हमें आग या ऊर्जा मिलती है, हम उसको ईंधन कहते हैं। ठीक है, उसे फ्यूल कहते हैं। फ्यूल्स आर सबस्टेंसेस दैट कैन बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। फ्यूल का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलना, और वो जल करके क्या हमें देता है? हीट देता है और हमें लाइट देता है। फॉर एग्जांपल 2 व्हीलर जो व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, तो 2 व्हीलर व्हीकल्स में हम क्या कराते हैं? पेट्रोल डलवाते हैं। तो पेट्रोल जब इंजन में जाता है और वहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो स्पार्क करता है, जलता है, तो वो पिस्टन को पुश करता है। पिस्टन को पुश करने से हमारी जो व्हीकल्स है वो चलती है या आगे मूव करती है। वैसे ही डीजल के साथ होता है। जो 4 व्हीलर्स व्हीकल्स हैं या हैवी व्हीकल्स हैं, वो डीजल के इग्नाइट होने पे, जलने पे एनर्जी जो उससे बनती है, उससे व्हीकल्स मूव करते हैं। उसके अलावा घरों में जब हम एलपीजी पे खाना बनाते हैं तो एलपीजी गैस जलती है और वो हीट प्रोड्यूस करती है। उस हीट से हम फूड को कुक करते हैं। वी हैव कुकिंग आवर फूड्स एट आवर होम। ओके, तो ये जो अलग अलग तरह के फ्यूल्स हैं, ये फ्यूल्स हमें क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं या हमें एनर्जी दे रहे हैं, जिससे हम अलग अलग तरह के फंक्शंस को परफॉर्म कर पा रहे हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ द फ्यूल, इट इज़ डिवाइडेड इनटू द 3 टाइप्स। सॉलिड फ्यूल्स, ठीक है, ठोस अवस्था में फ्यूल हो सकते हैं, ईंधन हो सकते हैं, जैसे कि कोल, वुड, काउडंग एंड केक। केक, इट इज़ द काउडंग केक। ओके, द सेकेंड वन इज़ लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल में जो तरल अवस्था में पाए जाते हैं ईंधन, केरोसिन ऑयल होता है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है एंड एलपीजी। ऑल दीज आर द लिक्विड गैस। गैसियस फ्यूल, कुछ फ्यूल ईंधन ऐसे होते हैं जो गैसियस स्टेज में होते हैं, जैसे कि नेचुरल गैस, ठीक है, कोल गैस, वाटर गैस और बायोगैस। नेचुरल गैस को हम सीएनजी के नाम से भी जानते हैं, कंप्रेस नेचुरल गैस है वो। ठीक है, कोल गैस, कोयले को जब हमने पढ़ा था, ठीक है, वहाँ पे हम कोल गैस बनाते थे H2 के साथ। CO+H2 इज़ ए कोल गैस। ठीक है, वाटर गैस एंड बायोगैस। अ फ्यूल कंसिडर्ड गुड इफ़, एक ईंधन सबसे अच्छा हो सकता है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए? इट बर्न ईजिली इन एयर, वो आसानी से हवा में जल जाना चाहिए। इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, उससे अधिक मात्रा में हीट निकलनी चाहिए। इट डज़ नॉट लीव अनवांटेड रेजिड्यू, जलने के बाद उसमें से अनवांटेड रेजिड्यू, ठीक है, उसमें से जैसे लकड़ी जब हम जलाते हैं तो उसमें से राख बनती है, ठीक है, तो उसमें से कुछ भी अनवांटेड रेजिड्यू लास्ट में कुछ बचना नहीं चाहिए। जैसे जब हम घर पे एलपीजी, आपने देखा होगा, एलपीजी जब हम जलाते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं बचता, वो कोई राख नहीं छोड़ता या कोई उसमें से रेजिड्यू नहीं बचता। ठीक है,
डीजल और पेट्रोल के जलने से क्या बनता है, उसमें से CO2, SO2 और NO2 ऐसी गैसेस निकलती हैं, ठीक है, धुआं निकलता है, तो वो एक तरह का रेजिड्यू है। तो ईंधन ऐसा होना चाहिए जिससे कोई भी रेजिड्यू ना बचे। सॉलिड फ्यूल्स में सबसे ज़्यादा रेजिड्यू बचते हैं, लिक्विड में कंपैरेटिवली कम होते हैं, और गैसेस फ्यूल में सबसे कम रेजिड्यू बचते हैं, ठीक है। इट इज़ ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, ये आसानी से इकट्ठा किया जा सकता हो और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता हो, फ्यूल की ये खासियत होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल LPG है, LPG को हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं, बड़े बड़े टैंकर्स आपने देखे होंगे LPG के। और इसके अलावा हम सिलेंडर्स में भर करके इसको एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाते हैं, और हर गांव और हर घर घर में इसकी सप्लाई को हम आसानी से दे पाते हैं, क्योंकि ये ईजी टू ट्रांसपोर्ट होता है LPG गैसेस, ठीक है। इट इज़ चीप एंड ईज़िली अवेलेबल, ये सस्ता भी होना चाहिए और आसानी से मिल जाना चाहिए। ये सब ईंधन की खासियत होनी चाहिए, तभी वो ईंधन सबसे अच्छा माना जा सकता है। नो फ्यूल इज़ कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल, कोई भी ईंधन सबसे आइडियल फ्यूल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? द फ्यूल दैट फुलफिल द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट फॉर द पर्टिकुलर यूज़ इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट, क्योंकि सारे फ्यूल्स अपने अपने क्षेत्र में उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे LPG है, या LPG को हम डोमेस्टिक यूज़ में करते हैं, लेकिन LPG से हम अगर लार्ज स्केल पे हम इंडस्ट्रीज़ चलाना चाहें तो वहाँ पे उसका यूजेस नहीं हो पाएगा, या कम मात्रा में हो पाएगा, ठीक है, उतनी सप्लाईज़ को हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। वैसे ही केरोसिन ऑयल है या अदर्स जो जितने तरह के फ्यूल्स होते हैं, तो हर फ्यूल का जो एप्लीकेशन है वो अपने अपने फील्ड में मैक्सिमम हो पाता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली कोई भी फ्यूल, एक फ्यूल हर जगह पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे टू व्हीलर व्हीकल्स अगर हम पेट्रोल से चलाते हैं तो हमें वहाँ पे पेट्रोल ही यूज़ करना होगा, उसके जगह पे हम वहाँ पे डीजल नहीं डाल सकते, मिट्टी का तेल नहीं डाल सकते, या अदर जो गैसेस हैं वो उस चीज़ में काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका इंजन उस चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इफ़िशियंसी जो है, या फ्यूल का जो आइडियलनेस है, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट जो है, वो उसके यूजेस के अकॉर्डिंगली, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली हो जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक दैट हमने ये कल डिस्कस किया था, फ्यूल इफ़िशियंसी, ईंधन के जलने से हमें कितनी ऊर्जा मिल रही है, इसी को हम फ्यूल इफ़िशियंसी कहते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? जब हम किसी भी ईंधन को जलाते हैं तो उस ईंधन को जलाने से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, बन रही है, 1 kg फ्यूल को जलाने से, वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है। 1 kg फ्यूल को जलाने से जितनी हीट निकलती है वही उस ईंधन की कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है, ठीक है। तो अलग अलग ईंधन की कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग होती है, क्योंकि उससे जो हीट अमाउंट प्रोड्यूस हो रहा है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। कोयले को 1 किलो कोयला जलाने पे अलग तरह की कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगी, कुछ डिफरेंट अमाउंट होगा। 1 kg अगर हम केरोसिन जलाते हैं तो उससे अलग होगा, 1 kg पेट्रोल जलाते हैं तो अलग होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे उसका जो अमाउंट है वो फिक्स रहेगा। 1 kg फ्यूल को जलाने पर अलग अलग फ्यूल से जो अलग अलग हीट एनर्जी हमें मिलती है वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाएगी। इसको हम किसके माध्यम से जान सकते हैं? इसके लिए हमारे पास एक चार्ट अवेलेबल है, इस चार्ट को हम पढ़ करके हम जान जाएंगे कि किस फ्यूल को जलाने से कितनी कैलोरीफिक वैल्यू हमें मिलती है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये असेंडिंग ऑर्डर में अवेलेबल है, ठीक है। काउडंग केक, जो गाय के उपले होते हैं, गोबर से बने हुए उपले, अगर हम उसको जलाते हैं 1 kg उपला जलाने पे हमें 6000 to 8000 किलो जूल पर kg कैलोरीफिक वैल्यू या हीट मिलती है। वुड को जलाने से 70,000 से लेकर 22,000 किलो जूल पर kg की हीट मिलती है। कोल को जलाने से 25,000 to 33,000 की कैलोरीफिक वैल्यू इसकी होगी। पेट्रोल की 45, डीजल 45, केरोसिन 45, मीथेन 50,000, CNG 50,000, LPG 55,000, कोक 83,000 एंड हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू का फ्यूल है, जिससे 1,50,000 हीट हमें प्रोड्यूस होती है 1 kg बर्न करने पे, ठीक है। तो इस चार्ट को हमें याद करना है, इसको हम याद रखेंगे। हायर द कैलोरीफिक वैल्यू बेटर इज़ द फ्यूल। जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही अच्छा ईंधन होगा।
हाइड्रोजन हैज़ द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल, इट इज़ अ गैसियस फॉर्म। हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन हम इसको ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं कर पाते अधिक मात्रा में, क्योंकि ये किस फॉर्म में पाया जाता है, ये गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। सो इट कैन नॉट बी यूज एट अ डोमेस्टिक फ्यूल, हम इसको डोमेस्टिक घरों में उपयोग में नहीं ला पाते। 2 लिक्विड हाइड्रोजन इज़ यूज्ड एज अ स्पेस क्राफ्ट फ्यूल। इसी वजह से जो लिक्विड हाइड्रोजन का प्रयोग हम करते हैं वो स्पेस क्राफ्ट, जो अंतरिक्ष यान हम भेजते हैं, अंतरिक्ष यान में इसका उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, क्योंकि इसको जलाने पे हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी मिल रही है, सबसे ज़्यादा हीट मिल रही है। इस वजह से हम इसका उपयोग सिर्फ कहाँ पे करते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन का प्रयोग स्पेसक्राफ्ट फ्यूल के रूप में करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ द बर्निंग फ्यूल। जब हम ईंधन को जलाते हैं तो उससे क्या क्या हमें नुकसान होते हैं। द इंक्रीजेस कंबंशन ऑफ फ्यूल हैज़ हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। जितना ज़्यादा हम ईंधन को जलाते हैं उतना ज़्यादा हम अपने वातावरण को प्रदूषित करते हैं, वो हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। सम बैड इफ़ेक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल्स आर, इसमें से कुछ ईंधन के जलने से जो नुकसान होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज़ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम प्रोड्यूसेस अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। जब भी हम लकड़ी को, कोयले को या पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जलाते हैं तो उससे अनबर्न, बिना जला हुआ कार्बन पार्टिकल्स रिलीज़ होता है, एयर में जाता है। These particles are very fine and can causes respiratory disease like asthma। ये जो अनबर्न कार्बन है वो हवा में चारों तरफ फैल जाता है और ये हमें अस्थमा बीमारी दे सकता है। ठीक है। These fine particles called SPM suspended particles matter are considered dangerous। ठीक है। यही अनबर्न पार्टिकल्स को हम साइंटिफिक या जो हम लेबोरेटरी में अगर देखें उसके अकॉर्डिंगली हम इसको SPM में मेज़र करते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स पर्टिकुलेट मैटर। तो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर जो होता है वो हवा में पाए जाने वाले कार्बन के कण हैं जो हमें अस्थमा कॉज कर सकते हैं। ठीक है। तो अनबर्न फ्यूल से हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा कंबंशन ऑफ फ्यूल एडेड कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर। हम ईंधन का जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे उतना ज़्यादा ईंधन के जलने से CO2 रिलीज़ होगी जो हमारे वातावरण में बढ़ती चली जाएगी। एंड इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर लीड टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर वातावरण में CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो वातावरण में ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करेगी जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारे वायुमंडल के चारों तरफ ओजोन लेयर मौजूद है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोकती है। ठीक है। Yes, we can see by this नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, सन से जो सोलर रेडिएशन आ रहा है अर्थ पे वो फिर री रेडिएटेड हीट में ये वापस भी निकल जाता है। ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब ये CO2 की लेयर, हम दूसरे फिगर में देख सकते हैं कि CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ चुका है। यहाँ पे CO2 की जो रेड कलर की लेयर है ये बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी है। जब यहाँ पे इसकी लेयर ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो ये क्या करता है, री रेडिएटेड हीट को फिर वापस ये मोड़ देता है पृथ्वी की तरफ, जिससे ज़्यादा जो सोलर एनर्जी है, सूर्य की जो रोशनी है वो यहीं पे रह जाती है, सोलर हीट, और जिससे यहाँ का तापमान बढ़ने लगता है और जो पृथ्वी के ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, पोलर रीजन्स हैं, वहाँ पे जो बर्फ़ है वो पिघलना शुरू हो जाती है। इसी को हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है और जिससे आइल्स जो है वो मेल्ट होकर के सी लेवल को इंक्रीज़ करना शुरू कर देती है। तो हम नेचुरल फॉर्म में देख रहे थे पहले जो ग्रीन हाउस गैसेस थी वो कितनी कम मात्रा में थी, सिर्फ छोटा सा हमें यहाँ पर रेड कलर का इंडिकेशन दिख रहा है। ठीक है। लेकिन जितना ज़्यादा हम फ्यूल को बर्न करेंगे उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा और ये उतनी ज़्यादा मात्रा में आ जाएंगी जिससे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग कॉज होगी। ठीक है। तो हमने ग्लोबल वार्मिंग को यहाँ पे देखा। ग्लोबल वार्मिंग में टेम्परेचर इंक्रीज़ होना,
उसके अलावा थर्ड पॉइंट है कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस एज द रिजल्ट ऑफ द इनकम्प्लीट कंबंशन ऑफ द फ्यूल कंटेनिंग कार्बन। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है अगर हम कार्बन युक्त फ्यूल को जलाते हैं, ठीक है, उससे CO गैस रिलीज होती है। इट इज़ अ पॉइजनस गैस, इट कैन कॉजेज डेथ इफ़ इनहेल्ड। ये इतनी खतरनाक गैस होती है कि अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर लें, अगर हम सांस ले लें तो इवन ये डेथ कॉज कर सकती है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कोल एंड डिजीज़ प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। कोयले के जलने से और डीजल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। दिस गैस इज़ हाईली पॉइजनस एंड कोरोसिव इन नेचर। ये बहुत ही जहरीली गैस होती है और ये कोरोसिव होती है, ये चीज़ों को गला देती है। इट डिज़ोल्व इन रेन वाटर टू फॉर्म एसिड। जब ये SO2 हवा के साथ ऊपर चला जाता है वायुमंडल में और वहाँ पे ये रेन वाटर के साथ मिक्स होकर के ये H2SO4 बना लेता है, जो कि एसिड रेन के फॉर्म में हमें नुकसान पहुँचाती है। एसिड रेन होने से हमारे फसलें, बिल्डिंग्स, सॉयल और एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है, जलीय पौधे, जलीय जानवर, ये सब मर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं एसिड रेन होने से। फ्यूम्स फ्रॉम द इंजन ऑफ व्हीकल्स कंटेन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। दिस ऑक्साइड आर आल्सो डिजॉल्व इन रेन वाटर टू प्रोड्यूस एसिड रेन। जितनी हम व्हीकल्स चलाते हैं, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर्स, हैवी व्हीकल्स, इससे NO2 रिलीज़ होती है। NO2 भी वायुमंडल में जाके नाइट्रिक एसिड बनाती है, वो नाइट्रिक एसिड भी एसिड रेन कॉज करता है, जिससे वायुमंडल में एसिड रेन होता है, ठीक है।